नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर नक्षत्र आधारित राशि परामर्श या कहें दैनिक परामर्श की श्रृंखला आरंभ करी थी। आप लोगों के सराहना से, आप लोगों के साधुवाद से, आप लोगों के धन्यवाद से कल एक आकस्मिक थोड़ा कार्य के अंदर संलग्न रहने के कारण से कल का एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा ना कर पाए, उसके लिए क्षमा। आगे हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि जितना अधिक से अधिक इस चर्चा के अंदर निरंतरता बनाए रहें। अभी मैंने और अपने सहयोगियों से भी इसके बारे में विचार विमर्श किया है। आने वाले खंडों में इसको और ज़्यादा परिष्कृत करके, शुद्ध करके, शोधन करके आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आज का विषय हम कैसे आरंभ करेंगे और इसमें क्या क्या हम सम्मिलित करेंगे। दैनिक नक्षत्र परामर्श के आधार पर हमारी ज्योतिषीय परामर्श है, एक प्रकार से अनुमान है कि क्या हो सकता है। वर्तमान महीना मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, सूर्य दक्षिणायन और हेमंत ऋतु चल रही है। 3 दिसंबर 2020 का हमने कहा था कि एक दिन पहले इस चर्चा को, वार्तालाप को हम बनाते हैं, फिर उसके बाद लोड करने में समय लगता है। तो 3 दिसंबर गुरुवार के दिन का ये नक्षत्र आधारित परामर्श आप लोगों के सामने है। 3 दिसंबर 2020 गुरुवार का दिन, तृतीया तिथि रहेगी और तृतीया तिथि पूरे दिन की नहीं है, ये केवल 7:26 संध्या काल तक रहेगी। उसके उपरांत, तदुपरांत जो चतुर्थी तिथि है उसका आगमन हो जाएगा। पहली बात यहाँ आती है कि जो लोग, जो जनमानस चतुर्थी का व्रत रखते हैं वो इस दिन अर्थात कल के दिन 3 दिसंबर को वो चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि जब व्रत को पूर्ण करके खोला जाए तो उस समय तिथि विद्यमान होनी चाहिए। तो चूंकि तिथि व्रत के समय पे विद्यमान रहेगी, उसकी चंद्रोदय के समय पे, तो इसीलिए इसको व्रत को किया जा सकता है। बाकी अपने अपने परंपराएं और अपने जो पहले से चली आ रही मान्यताएं उनको निभाना चाहिए। ये ज्योतिषीय गणना और पंचांगीय गणना के आधार पर कहा गया है। आद्रा नक्षत्र रहेंगे गुरुवार के दिन, किंतु केवल दोपहर अपहन 2:20 तक ही रहेंगे। तदुपरांत पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा। शुभ नामक योग रहेगा और विष्टि नामक करण रहेगा। विष्टि नामक करण भद्रा को कहा जाता है, अर्थात इस दिन भद्रा रहेगी। गुरुवार के दिन भद्रा के कारण से थोड़े कई बार कार्य वर्जित किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र का विषय है, इसीलिए कुछ कार्यों के लिए ये वर्जित भी हो सकता है। खैर, भद्रा शाम को केवल 7:26 संध्या काल तक रहेगी। उसके बाद भद्रा काल समाप्त हो जाएगा और सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 12:20 तक रहेगा। 12:20 तक देखें तो वैसे भद्रा के कारण से ये मुहूर्त खराब हो सकता था, किंतु सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण से ये मुहूर्त बचा रहा। ये अच्छा है कि कल के दिन कोई कार्य किया जाएगा तो वो अपने आप में कुछ अच्छे परिणाम जरूर लेके आएगा। साथ ही चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और चतुर्थी का व्रत इस दिन किया जा सकता है। आनंद आदि योग के अंदर इस दिन काण नामक योग रहेगा। काण का अर्थ क्या है? ये कुछ योग जो होते हैं ये तात्कालिक योग के अंदर आते हैं या आनंद आदि योग कहलाते हैं, ऐसा आचार्य मिश्र का कथन है। तो इसका अर्थ क्या है? काण का अर्थ है जो चीज़ें कम दिखाई दें। तो हो सकता है ये पूरे संसार के लिए, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो स्पष्ट होनी चाहिए कल वो थोड़ी देर के लिए अस्पष्ट रहें, उनमें भ्रम पैदा रहेगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये एक मेदनी घटना है, अर्थात पूरे संसार के लिए घटना है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अब आते हैं हम अपने नक्षत्र आधारित परामर्श के ऊपर। अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था, समय थोड़ा अनुकूल है, किसी भी प्रकार से इसमें हानि के योग तो नजर नहीं आ रहे। अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए लाभ रहेगा। भरणी नक्षत्र वालों के लिए भी लाभ रहेगा। कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए भी लाभ रहेगा। रोहिणी नक्षत्र के लिए
अच्छा ही प्रतीत हो रहा है। पिछले खंड के अंदर हमने बताया था कि इसमें अंतर क्या हो सकता है। जैसे अश्वनी को औषधि से, वैद्य से, सरकार से, प्रशासन से लाभ मिल सकता है। भरणी के लिए इंश्योरेंस सेक्टर से, बीमे की रकम से लाभ मिल सकता है। कृतिका के लिए नाम को पुकारा जाना और सरकार के द्वारा नाम प्रस्तावित करना लाभकारी रह सकता है। इस प्रकार से हमने पिछली विवेचना में आप लोगों के साथ साझा किया था। आप उसे देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि लाभ है तो किस प्रकार से लाभ है, यश है तो किस प्रकार का यश है। आद्रा नक्षत्र पे आते आते थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। आद्रा का जो प्रथम खंड है वो मानसिक चिंताएं देता है, अर्थात 12:20 तक आद्रा नक्षत्र वालों के लिए थोड़ी सी मानसिक उलझने, समस्याएं रह सकती हैं। चिंता ना करें, भगवान शिव का नाम लें और ये समस्याएं भी बीत जाएंगी। 12:20 के बाद इनके लिए नक्षत्र का फल अच्छा बताया गया है। तो आद्रा वालों के लिए 12:20 के बाद कार्यों में सुगमता आ जाएगी। किंतु पुनर्वसु के लिए, नक्षत्र वालों के लिए 12:20 तक व्यर्थ की योजनाओं में उलझना हो सकता है। और फिर उसके बाद उन्हीं योजनाओं के कारण से, मतलब पहले वो व्यर्थ की योजना बना ली जिसका कोई कारण नहीं है, ये हम करें और इससे हमें लाभ मिलेगा, तो वो व्यर्थ की योजना है। अभी उस पर काम ही कर रहे थे और बाद में पता लगा उसका परिणाम भी देखने को मिला कि उस योजना के कारण से मानसिक परेशानी भी आरंभ हो गई। पुष्य के लिए भी परिणाम यही रहेंगे, आश्लेषा के लिए भी परिणाम यही रहेंगे, मघा के लिए भी परिणाम यही रहेंगे। उत्तर फाल्गुनी और पूर्व फाल्गुनी तक परिणाम ऐसे ही दिखाता है। अंतर क्या रहेगा वो पिछली चर्चा में मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था। नक्षत्र के परिणामों के साथ इसे मिला के देखा जा सकता है। हस्त नक्षत्र के लिए प्रथम खंड 12:20 तक, ये दिल्ली के समय अनुसार हम आपसे चर्चा आरंभ कर रहा हूँ, अच्छा है, बेहतरीन है। और उसके बाद फिर बाद का समय थोड़ा सा ठीक नहीं प्रतीत होता है। चित्रा नक्षत्र के लिए पूरा दिन, पूरा समय अवधि अपने आप में शुभता लिए हुए है 3 दिसंबर के लिए। स्वाति अपने आप में अच्छा है। विशाखा में प्रथम खंड थोड़ा परेशानियां लेके आ रहा है, अर्थात 12:20 तक विशाखा नक्षत्र वालों के लिए कुछ उलझने, समस्याएं रह सकती हैं। उसके तदुपरांत फिर अच्छा रहेगा। अनुराधा के लिए पूरा दिन ही थोड़ा सा अपने मित्रजनों से, प्रेमी जनों से विरक्ति, दूरी आदि बन सकती है। थोड़ा ध्यान रखें संबंधों में, तो जिससे कि किसी भी प्रकार का हानि ना हो। ज्येष्ठा के लिए बड़ों के कारण से, मूला के लिए प्रथम खंड ठीक है, बाद का खंड ठीक नहीं है, अर्थात 12:20 से पहले ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा समय प्रतिकूल है। पूर्वाषाढ़ा के लिए उचित है, उत्तराषाढ़ा के लिए भी उचित है। श्रवण के लिए उचित समय बताया गया है। शतभिषा के लिए पूर्व समय उचित नहीं है, अर्थात 12:20 से पहले शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए उलझने, समस्याएं रह सकती हैं। तदुपरांत समस्याएं सुधर जाएंगी और उनमें आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। पूर्व भाद्रपद अच्छा है। उत्तर भाद्रपद पूरा दिन किसी न किसी ऐसी योजना के कारण जो आने वाले भविष्य में जिसमें पग बढ़ा रहे हैं वो परेशानियां दे सकती हैं। पाँव की चोट का विशेष ख्याल रखें, पाँव में चोट लगने की समस्या आ सकती है। जो पाँव के अंदर जूता वगैरह पहना जाता है ध्यान से पहनिए, जिससे कि आपको कोई चोट ना लगे। रेवती नक्षत्र के लिए पहला खंड अच्छा है, दूसरा खंड उसके लिए थोड़ा ठीक नहीं बताया गया है। ये अश्वनी से लेके रेवती नक्षत्र के फल मैंने आप लोगों के साथ साझा किए। देखिए, भाग्य तो ईश्वर लिखता है और ये ज्योतिष परामर्श करने वाला व्यक्ति केवल आपके भाग्य के अंदर उत्कृष्टता, प्रगतिशीलता, इनके लिए वो आपके साथ सहयोग करता है। ज्योतिषी, देवज्ञ, परामर्शदाता कोई क्यों जीवन के अंदर आवश्यक है? आवश्यक इसलिए है क्योंकि वो उस कार्य के अंदर लगातार कार्य कर रहे हैं, निपुण है अपने कार्य के अंदर, और इसके कारण से वो आपको परामर्श दे रहे हैं। जैसे मैं अगर एक चिकित्सक नहीं हूँ
तो मैं औषधि क्या लूँ, मुझे इसके बारे में क्या ज्ञान है। लेकिन जो इसके योग्य हैं, जो इसको जानते हैं, इस विद्या को, वो मुझे बताएंगे मेरे इस देह के लिए क्या औषधि उत्तम रह सकती है। इसी प्रकार से जो नक्षत्रों की, राशियों की आपस में समावेश है, आपके लिए, हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी रहेगा, तो जिसने इस गणनाओं को थोड़ा पढ़ा है, जिसको इसमें शिक्षित है, दीक्षित है, वही आपके साथ साझा कर पाएगा। इसलिए एक परामर्शदाता की आवश्यकता जीवन के अंदर बनी रहती है। अगर समय प्रतिकूल है, थोड़ा सा रुक के चलिए, देख के चलिए। समय अनुकूल है तो तेज भागिए। ऐसा ज्योतिषीय एक परामर्शदाता कह सकता है। 3 जीवन के मूल आधार हैं, कर्म, माया, मोक्ष। कर्म से माया उत्पन्न होती है, और माया जब उत्पन्न हो जाती है तो माया से वैभव आदि प्राप्त होने के बाद व्यक्ति मोक्ष की तलाश में चलता है। अर्थात कर्म तो सबसे प्रधान हुआ, तो सबसे पहले कर्म करें, माया उत्पन्न करें, और फिर जीवन के तमाम सुख साधन उपलब्ध करके जीवन के सभी प्रकार की सुविधाओं को एकत्रित करके फिर उनसे आप आनंदित होंगे। आनंदित के बाद मोक्ष के लिए, अर्थात मोक्ष यहाँ पे कोई इस जीवन को आकाश में मिलाने का नहीं है, अपितु ऐसा समझना चाहिए कि संतुष्टि मोक्ष कहलाती है। आज एक छोटी सी चर्चा और आरंभ कर रहे हैं। पीछे कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि ज्योतिष के ऊपर कुछ, या आम व्यक्तियों के लिए जो बहुत लाभकारी रह सके, वो क्या है। श्री विद्या ज्योतिष के बारे में एक खंड हम अपने अलग अलग चर्चाओं में आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। आज श्री विद्या ज्योतिष के ऊपर एक छोटा सा खंड आप लोगों के साथ शामिल कर रहे हैं। श्री विद्या क्या है? ये जो मेरा भौतिक शरीर है, ये जो आपका भौतिक शरीर है, देह है, ये भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, देवी ललिता देवी के द्वारा, देवी त्रिपुरा के द्वारा प्रदान किया हुआ है। लगन अर्थात पहला, चंद्र अर्थात दूसरा, और सूर्य अर्थात तीसरा। 3 पुर अर्थात मन, तन एवं मन चंद्रमा, तन लगन, और सूर्य हमारी अंदर जो आत्मा समाई हुई है। ये तीनों मिलके त्रिपुरा सुंदरी का ही वास है। मैं अपने शरीर को, देह को जितना परिष्कृत, शुद्ध रखूँगा, उतना ही मेरे ऊपर देवी भगवती का आशीर्वाद बरसता रहेगा। आप ये देखिए कि त्रिपुरा अर्थात जिसको ट्रायंगुलर, त्रिकोण कहा गया है, उसके एक खंड के अंदर मेष से लेके कर्क राशि तक विद्यमान है। अग्नि से आरंभ हुई और कर्क पे जाके संपूर्ण हुई। दूसरा खंड सिंह राशि से लेके और वृश्चिक राशि तक विद्यमान है। में अग्नि से आरंभ हुई और वृश्चिक पे जाके संपूर्ण हुई। इसी प्रकार से धनु से लेके मीन तक विद्यमान है इस त्रिकोण के ऊपर। अर्थात एक तरफ मेष, वृश्चिक, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, नीचे के अंदर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, और ऊपर फिर उसमें। तो 3 खंडों के अंदर 4 × 12, 4 राशियां विद्यमान है। और हर खंड का जो मध्य बिंदु है वो मंगल के नक्षत्रों के द्वारा शासित है। मंगल ही द्विपुष्कर योग बनाता है, अर्थात आधा राशि के उस तरफ और आधा अगली राशि के इस तरफ। तो जब मंगल अर्थात साहस, प्रयास, हमारी शक्ति, शौर्य, मंगल का पहला नक्षत्र मृगशिरा 2 राशियों के बीच में गठबंधन बना रहा है। कौन कौन सी? एक तरफ राशि है हमारी मिथुन, और दूसरी तरफ है पृथ्वी तत्व राशि वृषभ। उन दोनों के बीच में गठबंधन बना रहा है। इसी प्रकार से चित्रा नक्षत्र, जो कि चित्र पक्षी अनांश कहलाता है, मध्य बिंदु, और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र। आप ये देखिए, मंगल अर्थात साहस का, शक्ति का, सामर्थ्य का जो प्रतीक है, वो किस प्रकार से पूरे के पूरे त्रिपुर को जोड़ के रखता है। अर्थात हमारा शौर्य, हमारा साहस, हमारा प्रयास, हमारे करेज, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वो ही हमें त्रिपुरा तक ले जाने में मदद करते हैं, श्री विद्या दिलाने में मदद करते हैं।
प्रयास करिए, खूब मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए ज़िंदगी के अंदर, उपलब्धियां अपने आप आपको प्राप्त होती शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। बीच में आने वाली, बाहर से आने वाली आवाज़ों के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु जो प्रयास बन सकेगा आप लोगों के साथ साझा करते चले जाएंगे। आज का प्रयास, आज का खंड यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली चर्चाओं में जिससे बने रहें। अपने सुझाव हमें लिख के भेजेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर या मेल के माध्यम से, बहुत ही हमें उत्साह मिलता है। धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा। अगली चर्चा में फिर आपके साथ आराम रहेंगे और कुछ नए विचार जो आप जानना चाहते हैं वो लिख भी देंगे, तो हमें प्रोग्राम को, एक खंड को, कार्यक्रम को बनाने में आसानी रहेगी। प्रणाम।